गाजियाबाद के लोनी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जन आक्रोश यात्रा। लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला फूका। अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की फांसी की मांग। लखनऊ में राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। 5000 से ज्यादा दर्शकों की भीड़ उमड़ी। नोएडा में कोचिंग सेंटर में अचानक लगी आग। फायर टीम ने लोगों को किया है रेस्क्यू और दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद। नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर बता दें कि लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला फूका है। बड़ी जानकारी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान पर जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। साथ ही अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की फांसी की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर लोगों ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका और साथ ही फांसी की मांग भी की है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया था और उसके बाद लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तमाम जगहों से देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका और साथ ही इस दौरान फांसी की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया। गाजियाबाद के लोनी में लोगों का गुस्सा फूटा और साथ ही बता दें कि इस दौरान जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने दोनों की ही फांसी की मांग की है। गाजियाबाद लोनी में अखिलेश यादव का पुतला फूका गया, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी पुतला फूका गया। हम आपको ये प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला फूका, साथ ही फांसी की मांग भी की गई। गाजियाबाद की लोनी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और साथ ही इस दौरान उन्होंने दोनों के खिलाफ फांसी की मांग की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बीते दिनों विवादित बयान दे दिया था और इसके बाद से ही लगातार लोगों का जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो उनके समर्थन में भी उतर रहा है, लेकिन ये तस्वीर आप गाजियाबाद की देख रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में लोगों ने दोनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला फूका गया और साथ ही फांसी की मांग भी की गई। तो लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई माननीय नेताओं ने हिस्सा भी लिया और साथ ही इस दौरान खिलाड़ियों ने उनका अभिवादन भी किया। आपको बता दें कि ब्रज का मयूर नृत्य सहित खिलाड़ियों ने सनातन संस्कृति से परिपूर्ण रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर लखनऊ जनपद के गांव-गांव से 5000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही है और सभी अतिथियों ने 27 प्रांतों से आए हुए नौनिहाल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। एकल अभियान एक बहुत ही पवित्र काम है और इस काम को सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्याम जी और उनकी पूरी टीम 1 लाख से अधिक विद्यालयों के माध्यम से आज अखिल भारतीय स्तर का ये जो खेल प्रतिभाओं का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, यह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय है।
राजधानी लखनऊ में आज 3 दिवसीय खेलों का शुभारंभ किया गया। जिस प्रकार से विद्या भारती, लोक भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अग्रणी संस्था है और जो कहा जाता है जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, अपने अलग अलग अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से हर प्रकार के कार्य करती रहती है। उसी प्रकार खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कि जो लोक भारती संस्था है, विद्या भारती है, उन्हीं के अंतर्गत एक इनका जो एकल अभियान चलता है। एकल अभियान को मैं थोड़ा सा विस्तार से अगर बताऊं तो हर जो ग्राम पंचायत उसमें एक विद्यालय होता है और एक शिक्षक के माध्यम से वहां पढ़ाई होती है, इसलिए उसको एकल विद्यालय का नाम दिया जाता है। वहां पर इन्होंने जो और इसकी स्थापना खासकर ऐसी जगहों पर की गई जो पिछड़े हैं, दलित क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, वहां पर ये स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वो बच्चों को इस प्रकार के उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभाओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। जैसा हमने जानकारी की, यहाँ 27 प्रांतों से लोग आए हुए हैं, जहां पर लगभग 1,02,000 ग्राम पंचायतों में इन लोगों को निरंतर प्रतिभावान बनाने का कार्य किया जा रहा था। उन जगहों पर प्रतियोगिता कराने के बाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जहां पर ये फाइनल प्रतियोगिता होती। इसके माध्यम से जैसा भी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम आशा करते हैं हमारे बच्चों में खेल का स्तर सुधरेगा और ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा, इस चीज को भी मंच से कहा कि मैं जो मेरी जननी संस्था है मैं आरएसएस का हूं और मुझे इसका बड़ा सौभाग्य है जब मेरा संगठन आगे बढ़ता है। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। तो मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक करोड़ों जनता को पानी, आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय और बैंक खाता से वंचित रखने का काम कांग्रेस और सपा बसपा ने किया। जो पानी तक ना दे सके वो विकास को हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो वो नहीं कर सके तभी तो बीजेपी सरकार में मोदी को करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी पढ़कर नहीं बोलते। यह विपक्ष की सोच है, लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहां एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते। तो सिद्धार्थनगर जिले के लटेरा में सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के समाजसेवी संगठन के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने संत रविदास जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि जिसमें सपा नेता राजकुमार उर्फ चिंकू यादव समेत कई समाजसेवी भी शामिल हुए हैं और संत रविदास जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सपा नेता चिंकू यादव का कहना है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमको अंगड़ों पिछड़ों में लड़ा कर रखा जाएगा, लेकिन जब हम संगठित होंगे तो हम हर जगह बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, हमको हर जगह बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और ऐसा नहीं हुआ तो हमें वोट के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे बड़ों का मतभेद अगर खत्म करना है तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। संत रविदास जी की जयंती पे हम अपनी और यहाँ आए हुए सभी लोगों की तरफ से, यहाँ के खासकर आयोजकों की तरफ से मैं सबको इस जयंती पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर जो हमारा समाज है, हमारा समाज में समझ रहे हो ना, हमारा समाज है, उस समाज को संगठित होने की जरूरत है, अपने ताकत को पहचानने की जरूरत है, अपने उस ताकत को सही जगह यूज करने की जरूरत है। हम यही अपने समाज से कहना चाहते हैं। तो नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के वीएमसी कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई और जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। कोचिंग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया।
तो ये आग की तस्वीरें आप नोएडा के सेक्टर 20 से देख रहे हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और इस दौरान कोचिंग के अंदर काफी लोग भी मौजूद थे। जब फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को अंदर से बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला नोएडा सेक्टर 20 का बता रहे हैं। नोएडा सेक्टर थाना 20 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। आग किस कारण से लगी, अब इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, जांच चल रही है। हालांकि आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। कोचिंग सेंटर में अचानक आग लगी थी। लोगों को इस दौरान रेस्क्यू किया गया है। नोएडा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेक्टर 20 की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो खबर यूपी के औरैया जिले से, जहां दिबियापुर थाना अंतर्गत क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को जहां बदमाश आए दिन खुली चुनौती दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा पुलिस ने चोरी करने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है। ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको, और जहां पर लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। मीडिया से बात करते हुए एसपी चारू निगम ने बताया है कि ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए टीम बनाई गई थी, जिसमें टीम ने इसमें चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भी भेजा जा रहा है। औरैया से ये पूरी खबर। लगातार चोरी की घटनाएं जिले में बढ़ी थी और इसी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की तरफ से काम भी किया जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं। औरैया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एक शादी समारोह में गए थे, फिर उनकी नीचे परचून की दुकान है और ऊपर मकान है, तो इसमें चोरी हो गई थी। कुछ इनका पैसे गए थे और कुछ सोने के और चांदी के गहने गए थे, नकदी गई थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्वेलांस के माध्यम से कुछ चोरों को चिन्हित किया गया था। इनकी लगातार तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में आज सुबह 4 से 4-5 की रात्रि में, जिस पर पुलिस और एसओजी की टीम ने इन्हें घेर कर पकड़ लिया। तो गाजियाबाद के कमिश्नर देहात पुलिस ने 37 वांछित और वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार के आदेश पर देहात थानों की पुलिस ने 8 घंटे चले अभियान में 37 वारंटियों व वांछितों और जिला बदर को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है। पहले भी 57 वारंटियों और वांछितों को 8 घंटे के अभियान में जेल भेजा जा चुका है। ये पूरा मामला गाजियाबाद से। पुलिस ने 8 घंटे तक ये अभियान चलाया। 37 वारंटी गिरफ्तार हुए और थानों में लगातार धरपकड़ अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया और 8 घंटे में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गाजियाबाद के कमिश्नर देहात पुलिस ने 37 वांछित और वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार के आदेश पर देहात थानों की पुलिस ने 8 घंटे के चले अभियान में 37 वारंटियों व वांछितों और जिला बदर को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। पहले भी 57 वारंटियों और वांछितों को 8 घंटे के अभियान में जेल भेजा जा चुका है। उनके खिलाफ पूरे ग्रामीण जोन में टीमें बनाकर
दबिशें निकाली गई और कुल ये 8 घंटे का ऑपरेशन चला था, जिसमें टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर जाके टीमों ने दबिश डाली थी। और जो भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत नॉन बेलेबल वारंट हैं, उनकी तामीला का यह अभियान था। साथ ही साथ वांछित और अन्य अपराधियों के खिलाफ ये अभियान था। इसमें कुल 33 वारंटी पकड़े गए हैं, 3 हमारे वांछित अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। साथ ही साथ एक जिला बदर व्यक्ति जो कि रह रहा था, जिला बदर होने के बावजूद में भी वो पकड़ा गया है। तो ऐसे कुल 37 अपराधी पकड़े गए हैं। तो रामपुर जिले में एक बारहसिंघा सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आया और इस बारहसिंघा को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि जो लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी कर रहा है। बता दें रामपुर में ये जानवर उत्तराखंड के रामनगर के जंगल से आ रही हैं। वहीं बारहसिंघा को देखकर खेल के चक्कर में बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो बच्चों के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बारहसिंघा को पकड़ने का प्रयास कर रही है। देखिए, बारहसिंघा रामपुर में नहीं पाया जाता, तो ये मुख्यतः जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि रामनगर या उत्तराखंड से भटककर यहाँ पर पहुँच गया। तो ये जो जिला कारावास है, उसके आसपास कल शाम को उसकी सूचना मिली थी। तत्काल मौके गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल वहाँ पर टीम भेजी। टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और कुछ समय के बाद जब ये थोड़ी स्टाफ मॉनिटरिंग करते हुए आंखों से ओझल हो गया, उसके बाद ये जिला कारावास के पीछे जो बाग है उसकी चला गया। तो हमारी टीम अभी भी लगी हुई है, इसको ट्रेस कर रही है, इसके जो फुटप्रिंट है उसको देख रही है, लेकिन अभी इसकी कोई लोकेशन मिल नहीं पा रही है। ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है और बारहसिंघा को पकड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इस बारहसिंघा को देखने के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। बच्चे भी खेल समझ के इस बारहसिंघा के पीछे भागते हुए नजर आए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से बच्चों का इस बारहसिंघा के पीछे भागना कहीं ना कहीं जानलेवा और खतरनाक साबित हो सकता है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अर्जुनगंज में भावराव देवव्रत सेवा न्यास की ओर से महामना के शिक्षण संस्थान की छात्रावास का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही सीएम योगी ने यहां महामना शिक्षण संस्थान के बालिका प्रकल्प छात्रावास का शिलान्यास किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री स्किल मिशन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है और छात्रों के लिए अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई, जिसका लाभ जल्द ही छात्रों को दिया जाएगा। बता दें कि इस बार यूपी लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े थे। तो खबर गोरखपुर के देवकली गांव से, जहां सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई है। बता दें कि सुबह कमरे से धुआं उठता देख आसपास के लोग अंदर गए तो चारों का शव एक ही बेड पर पड़ा हुआ मिला। गांव के लोगों का कहना है कि पारिवारिक कलह की वजह से ही यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। तो वहीं बता दें कि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि मृतक युवक का अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद हुआ करता था और साथ ही मृतक महिला के शरीर पर कई चोट के निशान भी देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरा मामला गोरखपुर से कयास लगाया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते ही घटना हुई,
लोगों का कहना है कि मृतक का अक्सर अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ करता था। पति पत्नी और 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। हालांकि ये हादसा है या फिर इसके पीछे और कोई वजह है, ये जांच का विषय है। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। एक इंद्र बहादुर मौर्य जो कि 42 वर्षीय सब्जी विक्रेता हैं, अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी के साथ यहाँ गांव में एक मकान में रहते हैं। आज सुबह मकान के पीछे जो खेत है वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि उनके घर के रोशनदान से धुआं निकल रहा है। देखने के बाद वो इनके घर पर आए और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, परंतु जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उनके द्वारा कुछ और ग्रामवासियों के सहयोग लिया गया। सभी ने मिलकर के दरवाजा बलपूर्वक यहाँ पर खोला। अंदर जाने पर देखा कि जो ये इंद्र बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई। तो औरैया सहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवंतापुर के पास सहार बिधुना मार्ग पर टेम्पो और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 घायलों को बिधुना सीएससी और 3 घायलों को सीएससी सहार में भर्ती कराया गया, जिसमें पिकअप चालक की गंभीर हालत को देखते हुए सैफई रेफर कर दिया गया। आठ लोग घायल हैं, 8 से 9 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है और बाकी मरीजों का यहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। डेथ कितनी हुई? एक की मृत्यु। सहार थाना क्षेत्र के पटना गांव के कुछ लोग बिधुना कस्बा से शादी की शॉपिंग करके टेम्पो से वापस आ रहे थे, जिसमें सहार बिधुना मार्ग पर सहार की तरफ से जा रहे पिकअप में भगवंतापुर के पास आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर सहार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया, जिसमें से 7 व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना एवं 3 व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार भेजा गया। बिधुना में दौरान इलाज 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 4 व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज सफई रेफर किया गया तथा सहार में 2 व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर किया गया। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। किससे किससे? ऑटो और पिकअप से। कितने लोग घायल हैं लगभग? 15-20 लोग। अच्छा, तो इनका क्या नाम था जो खत्म? हमें नहीं पता, हमारे फ्रेंड के डैड थे। हमारी फ्रेंड के डैड थे, अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में आए थे। शादी में नहीं थे? शादी कहाँ थी? पटना। तो बरेली का जिला सरकारी अस्पताल अब खुद ही बीमार दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि सरकार ने अस्पताल गरीबों की बीमारी को दूर करने के लिए बनवाए हुए हैं और सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन बरेली के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। जब किसी अधिकारी या मंत्री का दौरा यहां पर होता है तो उसे ठीक करा लिया जाता है। अस्पताल में बने रैन बसेरे का भी हाल बद से बदतर हो चुका है। मरीजों के तीमारदार रैन बसेरे में रहकर इलाज करवा रही हैं और खुद ही बीमार भी हो रही हैं, क्योंकि सीवर खराब होने की वजह से सारी गंदगी बाहर बह रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी रैन बसेरे में बने शौचालय और टॉयलेट की सफाई नहीं हुई और न ही सीवर लाइन को ठीक ही कराया गया। साथ ही तीमारदार अस्पताल में अपने मरीज का इलाज करवाने तो आते हैं, लेकिन खुद बीमार होकर जाते हैं। आपको बता दें कि शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पहले असल में ये इधर तो हमारा जो जलकल वालों ने जो करा था, उन्होंने जो हमसे दिया था, हमने कुछ पैसा देके जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था वो दे दिया था हमने,
और उन्होंने वो पाइप वाइप डाल के वहां से कनेक्ट भी कर दिया था। और कभी कभी वहां पर काम वाम कोई चलता रहता है तो कभी कभी वो जो उधर से ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारी जो दिक्कत है जो है फिर वही पानी हमारा जो वापस आ जाता है। ये तो लंबे समय से जो है ये समस्याएं आ रही है। ये बहुत मतलब ये तो कई सालों से है। ये तो फिर इसका क्या समाधान है? समाधान तो नहीं पड़ा, ये तो पूरी की पूरी दोनों तरफ की तभी है ये समाधान तो इसका। तो खबर जौनपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने मीडिया से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में पुलिस प्रमुख का दायित्व निभाते हुए कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसके साथ ही उनकी प्राथमिकता होगी कि अपराध और अपराधियों से सख्ती के साथ निपटते हुए शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। उन्होंने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस का काम करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था खराब करने वाले किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। जनपद में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।